कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पहले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। काम से फुर्सत होते होते रागिनी को 4:45 हो गया था। तभी पीछे से सासू माँ की आवाज़ आई, रागिनी शाम को 7 बजे तक तैयार हो जाना। नंदिनी, मौसी सास की बेटी की सगाई में जाना है। रागिनी ने कहा, जी मम्मी जी। रसोई से बाहर निकलती हुई रागिनी की नज़र पड़ी तो देखा घड़ी में 5 बज रहे थे। वो अपने कमरे में गई, तब तक बिट्टू और परी सो चुके थे। रागिनी ने प्यार से बिट्टू के सर पर हाथ फेरा और फिर परी के। वो दोनों के मासूम चेहरे पर देखकर बहुत खुश हो रही थी। फिर उसने बिट्टू के माथे पर प्यार से चूमा। मन ही मन कह रही थी, बेटा शायद और आज तुमने पहली बार मुझे एहसास कराया कि मैं भी किसी के लिए मायने रखती हूँ। रागिनी की आंखें भर आई थी। बहुत समय बाद उसने अपने लिए किसी को फिक्र करते हुए देखा था। आंसू पोंछते हुए वो उठी और अपने कमरे में फैले हुए कपड़े खिलौने समेटने लगी। इतने में ही उसका फ़ोन बज उठा। फ़ोन उसकी बहन एकता का था। रागिनी ने खुशी से फ़ोन उठाकर बोला, एकता, अच्छा हुआ तुमने अभी फ़ोन किया, मैं अभी ही कमरे में आई हूँ। एकता ने कहा, मैं जानती हूँ दीदी, इसके पहले तुम कभी अपने कमरे में आती ही नहीं हो, इसीलिए इस वक्त फ़ोन किया। तुम थक गई होगी मैं जानती हूँ, पर फिर भी तुमसे बात किए बिना मन नहीं माना, इसलिए फ़ोन लगा लिया। रागिनी ने अपनी थकान छुपाते हुए बोला, अरे कुछ नहीं होता, घर के काम तो सभी को करने होते हैं। तू बता, तू कैसी है? मम्मी पापा कैसे हैं और विक्की कैसा है? एकता ने कहा, सब ठीक है, बस माँ और पापा को तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। वो जानते हैं कि तुम कभी किसी से कुछ नहीं बोलोगी, पर वो तुम्हारे बिना बोले भी बहुत कुछ समझते हैं। तुम चाहो तो पिताजी तुम्हारे घर वालों से बात कर सकते हैं। रागिनी थोड़ा घबराकर बोली, किस बारे में? एकता बोली, तुम समझती हो दीदी मैं क्या कह रही हूँ। रागिनी ने बोला, नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हारे जीजा जी तो बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत खुश हूँ एकता, मम्मी पापा से कहना वो मेरी बिल्कुल फिक्र ना करें। एकता ने अपनी बहन से कहा, दीदी तुम्हारे चेहरे को देखकर पिताजी समझ जाते थे कि तुम खुश हो या तुम्हें कोई परेशानी है, तो क्या वो इतने सालों में नहीं समझेंगे? पर तुम हो कि कुछ उनसे बोलती ही नहीं हो। पिताजी जब से तुम्हारे घर होकर आए थे तब से लेकर आज तक वो तुम्हारी बहुत चिंता करते हैं। वो कहते थे कि कुछ बात तो है जो रागिनी हम सबसे छुपा रही है, बताती नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मुझसे अपनी हर बात बताती हो, तो शायद कुछ परेशानी बताई हो। तो मैंने उनसे कहा, पिताजी ऐसा कुछ भी नहीं है, दीदी ठीक है, पर मैं जानती हूँ दीदी तुम ठीक नहीं हो। रागिनी ने कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरी फिक्र मत करो। रागिनी ने बात काटते हुए कहा, ये सब छोड़ और ये बता, तुम्हारी शादी की शॉपिंग हो गई? अगले ही महीने है तुम्हारी शादी। एकता ने दबे स्वर में कहा, हाँ दीदी, तुम्हारे बिना कर ही रही हूँ। तुम्हें तो टाइम ही नहीं मिल रहा है मेरे पास आने के लिए। तुमने तो पूछने की हिम्मत भी नहीं जुटाई अपने ससुराल वालों से कि तुम अपने मायके चली जाओ अपनी बहन की मदद करने के लिए। रागिनी एकदम चुप थी। फिर रागिनी ने अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए एकता से कहा, सुनना, मुझे अभी नंदिनी की सगाई में जाना है। मम्मी जी ने कहा है 7 बजे तक तैयार होकर आ जाना, और देखना कमरा समेटते और बातें करते हुए शाम के 6 बज गए। समय का पता ही नहीं चला। मैं जा रही हूँ, सबकी चाय का टाइम हो गया है, फिर सबको तैयार भी तो होना है। रागिनी ने एकता से कहा, और हाँ, तू मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना, मैं बहुत खुश हूँ। तू अपना ध्यान रख और बहुत अच्छी शॉपिंग करना, ठीक है? मैं जल्दी आऊँगी। एकता ने मुस्कुराकर कहा, हाँ दीदी, तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। इतना कहकर रागिनी ने फ़ोन रख दिया। रागिनी झट से कमरे बाहर निकली और सास ससुर के कमरे में आवाज़ देकर पूछा, मम्मी जी चाय बना दूँ क्या आपकी? सासू माँ ने बोला, हाँ जल्दी ला दो, तब तक मैं तैयार होना शुरू करती हूँ। रागिनी ने मम्मी पापा की चाय बनाई। इतने में ही विनय भी भाइयों को स्टेशन छोड़कर घर वापस आ गए। विनय ने अंदर कमरे में घुसते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी पसंद की चीज़ बनाकर तैयार रखोगी।
विनय ने रसोई में आकर पीछे से रागिनी को अपनी बाहों में पकड़ लिया। रागिनी ने घबरा कर बोला, अभी मम्मी जी आ रही हैं चाय लेने के लिए, दूर हटो। रागिनी ने शर्माते हुए विनय से कहा। विनय ने कहा, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, पत्नी हो मेरी। रागिनी ने हाथ से पीछे धक्का देते हुए विनय को कहा, जाने दीजिए, और मुस्कुराकर रसोई से बाहर चली गई। देखा तो सासू माँ रसोई की तरफ आ रही थी। इतने में विनय को माँ के आने की आहट हुई और फिर वो भी रसोई से बाहर निकल गया। रागिनी सबको चाय बनाकर देने लगी। रागिनी की सास ने कहा, रागिनी एक बार और सबकी चाय बना दो, फिर तुम जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ। रागिनी ने कहा, जी मम्मी जी, बस मैं परी के लिए कुछ खाने को ले जाऊं, वो सोकर उठ जाएगी तो उसे खिला दूंगी। रागिनी की सास ने कहा, हाँ हाँ जल्दी ले जाओ, नहीं तो भूखी हो जाएगी और बहुत रोएगी। रागिनी जब तक कमरे में गई तब तक दोनों बच्चे उठकर टीवी देख रहे थे। रागिनी ने बड़े प्यार से परी से कहा, अरे मेरा बच्चा उठ गया, आ जाओ, मैं आपको कुछ खिला देती हूँ, फिर घूमने चलना है ना, फिर मैं सुंदर सा तैयार करूँगी अपनी बेटी को। परी ने मुस्कुराते हुए बिस्तर के एक छोर से दूसरे छोर पर दौड़ लगाई और माँ को गले लगा लिया। फिर रागिनी परी को खाना खिलाने लगी और बिट्टू से कहा, बिट्टू जाकर मुंह धोकर आ जाओ, बेटा आपको भी तैयार कर दूँ। परी को खाना खिलाते खिलाते 20-25 मिनट लग गए। रागिनी घबरा रही थी कि सभी उसे डांटेंगे। उसने जल्दी जल्दी बिट्टू के कपड़े निकाले और परी के कपड़े निकाले, फिर दोनों बच्चों को तैयार किया और एक छोटा सा काला टीका दोनों बच्चों को कान के पीछे लगा दिया और दोनों को गले लगाते हुए बोली, तुम लोग कितने सुंदर लग रहे हो, मेरी ही नज़र न लग जाए। जाओ अब तुम लोग दादी दादाजी के पास जाओ, मैं अभी 10 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। इतने में सासू माँ की आवाज़ आने लगी, रागिनी तैयार हो गई कि नहीं। इतने में परी ने कमरे से बाहर आते हुए कहा, नहीं दादी, अभी तो माँ तैयार नहीं हुई है, वो तो मुझे तैयार कर रही थी। दादी ने परी को देखा और कहा, अरे वाह, मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है, मेरी प्यारी गुड़िया, और उसे गोद में उठा लिया। बिट्टू आ जाओ, तैयार हो गए, ये देखो ये हैं हमारे बच्चे, समय पर तैयार हो जाते हैं। और एक है इनकी माता जी, जो कभी भी कोई भी काम समय पर नहीं करती, हर वक्त हर काम में लेट होती है। मैंने बोला था कि 7 बजे तक तैयार हो जाना, 8 बजने को आ रहा है, महारानी अभी तैयार होकर नहीं आई हैं, अब इनके कारण लेट होगा। बिट्टू ने कहा, नहीं दादी, परी खाना खाने में मम्मी को बहुत परेशान कर रही थी और फिर मम्मी ने मुझे और परी को तैयार किया, इसलिए उनको इतना टाइम लग गया, वो तो बेचारी अभी भी तैयार होना शुरू की है। दादी ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, ज़्यादा अपनी मम्मी का साइड मत लो, मुझे पता है कितनी योग्य है तुम्हारी मम्मी। रागिनी सब सुन रही थी और फटाफट तैयार होकर बाहर आ गई और बोली, मम्मी जी मैं तैयार हूँ, चलें। रागिनी की सास ने मुंह से बनाते हुए बोला, हाँ चलो। रागिनी ने धीरे से विनय की ओर देखा और आंखों में पूछा, कैसी लग रही हूँ। विनय ने मुस्कुराकर हाथ उठाकर बोला, बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। रागिनी धीरे से मुस्कुराई और नजरें नीचे कर ली। फिर सभी लोग शादी में जाने के लिए निकले। जैसे ही गाड़ी होटल के दरवाजे पर आकर रुकी, मौसी सास की दूसरी छोटी बेटी दौड़कर आई और रागिनी को गले लगा लिया। भाभी कितनी खूबसूरत लग रही हो, कितनी प्यारी लग रही हो, चलो कब से वेट कर रहे थे आपका। रागिनी ने गले लगाकर बोला, हाँ दीदी आप भी बहुत प्यारी लग रही हो। फिर रागिनी ने परी को गोद में उठाया और बिट्टू का हाथ पकड़कर अंदर चलने लगी। सभी लोग अंदर आए, सभी एक दूसरे का अभिवादन कर रहे थे। तभी मौसी के घर की कुछ औरतों ने रागिनी को देखते ही तारीफों के शुरू कर दिए। आओ रागिनी बेटा, कैसी हो, बहुत ही सुंदर लग रही हो। इतने में दूसरी औरत ने बोला, अरे दीदी आप भी कुछ नया बोलो, वो तो हमेशा से ही बहुत खूबसूरत है, इसमें क्या नया है। खूबसूरती के साथ साथ उसका स्वभाव भी इससे भी कहीं ज़्यादा है, बहुत ही व्यवहार कुशल है विनय की बहू। फिर इतने में किसी और की पीछे से आवाज़ आई, लगता ही नहीं है कि शादी को कितने साल हो गए, अभी भी नई नवेली दुल्हन सी लगती है। विनय की तो किस्मत खुल गई। विनय रागिनी को प्यार भरी नज़रों से देखकर मुस्कुरा रहा था और रागिनी संकोच और शर्म से आंखें नीचे की हुई बैठी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। इतने में रागिनी की सास ने कहा, विनय की किस्मत नहीं खुली है, किस्मत तो इनकी खुली है। मेकअप लगाकर तो कोई भी सुंदर हो जाता है, असली सुंदरता तो बहुओं के कामकाज में झलकती है।
कोई बहू कितना काम कितने अच्छे से और कितनी जल्दी कर लेती है, उससे पता चलती है किसी भी बहू की योग्यता। ऐसे चापलूसी करके सबका मन मोह लेना और मेकअप लगाकर तो कोई भी सुंदर हो जाता है। मेरा बेटा लाखों करोड़ों में एक है, वो बिना मेकअप के ही इतना सुंदर दिखता है कि उसे तो दिन रात नज़र लगती रहती है। किस्मत तो रागिनी की खुल गई है, सच मानो तो। रागिनी ने विनय की तरफ देखा तो विनय ने उसको आंखों से थोड़ी समझाई थी और प्यार से मुस्कुरा दिया। रागिनी बातों पर ध्यान न देते हुए सबसे मिलने जुलने लगी। बारात द्वाराचार और जयमाल के बाद सबका खाना पीना होने लगा। परी को नींद आने लगी थी तो वो कुछ परेशान लगने लगी। इतने में रागिनी की सास ने रागिनी से कहा, रागिनी अब तुम घर चलो। विनय तुम जाकर इसे घर छोड़कर आओ, परी के सोने का टाइम हो गया है, यहाँ रात भर रहेगी तो परेशान हो जाएगी। दादी ने बिट्टू से पूछा, बिट्टू तुम्हें रुकना है या जाना है? बिट्टू ने कहा, नहीं दादी, मैं भी मम्मी के साथ घर जाऊंगा। इतने में विनय ने कहा, रागिनी चलो, मैं तुम्हें और बच्चों को घर छोड़ देता हूँ। रागिनी और बच्चे विनय के साथ घर के लिए चल दिए। रास्ते में बिट्टू ने रागिनी से कहा, माँ आप बहुत सुंदर हो और बिना मेकअप के भी आप मुझे बहुत ही सुंदर लगती हो। दुनिया में आपसे अच्छा कोई नहीं है। विनय ने कहा, हाँ बिट्टू, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही, तुम्हारी माँ तो है ही है बहुत सुंदर। बिट्टू ने विनय से कहा, तो फिर पापा दादी हर वक्त मम्मी को भला बुरा क्यों कहती हैं? वहाँ पर सब अगर माँ की तारीफ कर रहे थे तो दादी चुप भी तो रह सकती थी। अगर वो मम्मी की तारीफ नहीं कर सकती तो उन्हें कुछ बुरा तो नहीं बोलती सबके सामने। इतने में विनय ने डांटते हुए बिट्टू से कहा, बिट्टू बड़ों के बारे में ऐसा नहीं बोलते, बड़ों की बातों में बीच में नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? बिट्टू चुप हो गया। थोड़ी ही देर में घर आ गया। रागिनी और बच्चे घर के अंदर आ गए। कुछ देर रुकने के बाद विनय ने बोला, रागिनी मन में कोई मलाल ना रखना, माँ की तो आदत है, तुम जानती हो उसको। मैं चाह कर भी उनकी किसी बात का विरोध नहीं कर सकता, आखिर माँ है वो मेरी, उन्होंने पाल पोस कर मुझे बड़ा किया है। वो 60 साल की हो गई हैं, मैं उनका स्वभाव नहीं बदल सकता। पर तुम अभी नई नवेली बहू हो तो तुम अपने स्वभाव को माँ के अनुसार बदलना, उनकी कही गई बात का दिल पर मत लगाना। वो बोलती बुरा है पर दिल की अच्छी है, तुम समझ रही हो ना रागिनी मैं क्या कह रहा हूँ? रागिनी ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। विनय ने प्यार से रागिनी को गले लगाया, उसके माथे को चूमा और बोला, अच्छा अब जल्दी से अच्छे से एक बार मुस्कुरा दो ताकि मेरा मन वहाँ खराब ना रहे। तुम्हारा उदास चेहरा मेरी आंखों के सामने बार बार आएगा रागिनी, प्लीज़ एक बार मुस्कुरा दो। रागिनी ने धीरे से मुस्कुरा दिया और विनय से कहा, आप परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ, अब तो आदत सी हो गई है ये सब सुनने की। आप जाइए और मेरी फिक्र मत कीजिए। विनय ने प्यार से उसे गले लगाते हुए कहा, मेरी प्यारी बीवी चलो अब जल्दी से अच्छी तरह से दरवाजे लॉक कर लो और कोई भी दरवाज़ा मत खोलना, और ज़रा भी कुछ आहट मिले या डर लगे तो मुझे फ़ोन करना, मैं आ जाऊंगा, ठीक है? तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? रागिनी ने कहा, नहीं, बस आप जल्दी आ जाइएगा। विनय ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ ठीक है मेरी जान, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और दरवाजे पर एक बार फिर विनय ने रागिनी को गले लगा लिया और बोला, ध्यान रखना अपना भी और बच्चों का भी, दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लो। रागिनी दरवाज़ा बंद करके बालकनी में आई। फिर विनय ने उससे कहा, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? रागिनी ने हाथ हिलाते हुए उसे बाय किया और फिर विनय की गाड़ी चले जाने के बाद वो भी अंदर आ गई। कमरे में आने पर उसने देखा कि परी तो बिना कपड़े बदले ही सो गई। उसने उसे उठाना ठीक नहीं समझा तो उसे चादर उड़ाया, प्यार करके उसे सोने दिया। पर बिट्टू जाग रहा था तो रागिनी ने उससे कहा कि चलो बिट्टू तुम्हारे कपड़े बदल देती हूँ। बिट्टू ने रागिनी का हाथ एकदम से पकड़ लिया और पूछा, माँ तुम्हें बुरा तो नहीं लगता? दादी हमेशा तुम्हें कुछ ना कुछ भला बुरा कहती रहती है, मुझे सुनकर बुरा लगता है, पर आप किस मिट्टी की बनी हो माँ, आप कभी कुछ नहीं कहती। रागिनी ने मुस्कुराकर उसके चेहरे पर धीरे से हाथ फेरा और कहा, मेरे बाल गोपाल इतना मत सोचो, दादी है वे तुम्हारी, ऐसा उनके बारे में ख्याल भी मत लाना, बड़ी है कुछ नहीं होता। और वैसे भी अब तो मेरी आदत पड़ चुकी है, ये पहली बार थोड़े ना है
कि उन्होंने कभी कुछ कहा है मेरे से। बिट्टू ने बात को बीच में ही रोकते हुए कहा, वही तो माँ, जब दादी ने आपसे पहली बार बुरे ढंग से बात की थी तभी आपने उनका विरोध क्यों नहीं किया। आप कुछ नहीं कहती ना, इसलिए वो आपको कुछ भी सुनाती रहती हैं और पापा भी कभी आपका पक्ष नहीं लेते। नहीं बिट्टू, रागिनी ने बीच में ही रोकते हुए कहा, अपने पापा के बारे में ऐसी बातें नहीं करते, वो तो बहुत अच्छे हैं। एक वही तो हैं जो मुझे समझते हैं, और अब तो मेरा शेर, तू भी तो बड़ा हो गया मुझे समझने के लिए। रागिनी ने प्यार से उसके माथे को चूमा और बोला, मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, तुम सो जाओ। रागिनी ने उसे बिस्तर पर लेटा दिया और चादर उड़ा दिया और धीरे धीरे उसे थपकियाँ देने लगी। बिट्टू बिस्तर पर सोकर एकदम से रागिनी के सीने से लग गया। बोला, माँ, आज मैं आपके साथ ऐसे ही सो जाऊं? रागिनी ने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरा और बोली, हाँ बेटा, बिल्कुल। थोड़ी देर में बिट्टू सो गया, पर रागिनी की आंखों में नींद नहीं थी। आज वो सोच रही थी कि क्या बिट्टू सही कह रहा था कि उसे पहली बार में जब सबके सामने बेइज्जती का सामना करना पड़ा था तभी उसे आवाज़ उठानी चाहिए थी, तो शायद आज हर एक बात पर उसे इतना तिरस्कृत नहीं होना पड़ता। वो बचपन से संस्कारों में पली बड़ी थी कि सास ससुर की खूब सेवा करना, कभी शिकायत मत आने देना, मायके में हमेशा अपने पति को और सास ससुर को खुश रखने की कोशिश करना, बस यही तो धर्म निभाती चली आ रही थी। वो उसने अपनी तरफ से हर कोशिश की, उसकी सास ससुर पति हमेशा उससे खुश रहे, पर ना जाने उससे ऐसी क्या भूल हो जाती, उसकी सास उसे दुखी हो जाती और उसे डांटने लगती। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो क्या करे ऐसा कि उसकी सासू माँ भी उससे खुश रहे। उसे अब अपने साथ की हुई एक एक बात याद आने लगी। उसे उसकी सास ने कही थी। उसे याद आया कि उसने पहली बार कितने मन लगाकर खाना बनाया था। जैसे ही उसने सबके सामने परोसा, सभी ने बड़े प्रेम से खाया, पर सासू माँ ने एकदम सभी की तारीफों को रोकते हुए कहा, कितना बेकार खाना बनाया है, ऐसा खाना तो कोई हमें भी फ्री में खिलाए तो भी हम नहीं खा सकते। रागिनी सुनकर एकदम सिहर सी गई थी। उसे लगा शायद उससे खाना बिगड़ गया है, पर सभी लोग इतनी तारीफ कर रहे थे कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सही है क्या गलत। कुछ देर बाद उसकी सास ने फिर बोला, थोड़ी सी सब्जी मुझे दे देना, अब मजबूरी में यही खाकर पेट भरना पड़ेगा, पर अगली बार से इतना तेल नहीं डालना, इतना तेल मिर्च मसाले का सामान हमारे यहाँ नहीं बनता। रागिनी, जी मम्मी जी कहकर चुपचाप अंदर चली गई। उस दिन के बाद हर दिन ऐसा ही होता आया है। वो कुछ भी बनाती, सभी चीज़ों की बुराई कर दी जाती। उसने हर तरीके से अपनी सासू माँ को खुश करने की कोशिश की, पर लेकिन वो कभी उन्हें खुश कर ही नहीं पाई। कभी सब्जी ज़्यादा गाढ़ी हो गई तो कभी सब्जी ज़्यादा पतली हो गई, कभी सब्जी में तेल ज़्यादा हो गया, कभी सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया, कभी सब्जी में मिर्च, ऐसे ना जाने कितनी सारी बातें, कितने सारे ताने सुनने मिले उसे, और आज भी सुन रही है। पर फिर भी कोशिश करती रहती कि कभी तो होगा कि मम्मी जी को मेरे हाथ का बना खाना पसंद आएगा, कभी तो वो मुझसे खुश होंगी। इसी कोशिश में वो दिन रात लगी रहती। रागिनी सोच ही रही थी कि और भी बहुत सी वो सारी बातें जो वो किसी से कह तो नहीं सकती, लेकिन जिसके कारण उसका अंदर ही अंदर दम घुटने लगा था। उसका वो सोच रही थी कि मैं क्या करूं कि मेरे मन की घुटन थोड़ी शांत हो जाए। रागिनी ने मन ही मन सोचा कि क्या विनय से इस बारे में बात करनी चाहिए। फिर थोड़ा घबरा कर सोची, नहीं, विनय जी तो अपने माँ बाप के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते। सही हो या गलत वो मुझे ही समझाएंगे और मुझे ही चुपचाप रहने को कहेंगे। वही तो करती आ रही हूँ इतने सालों से, तो किससे कहूँ अपने मन की बातें, कौन मुझे समझेगा। मम्मी पापा से मैं कुछ कह नहीं सकती, वो बेचारे मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं, तो किससे कहूँ। इतने में ही सामने रखे बिट्टू के स्कूल बैग से उसने पेन निकाला और अलमारी से एक डायरी निकाल कर लिखने बैठ गई। आज उसने तय कर लिया था कि वो बातें जो आज तक किसी से नहीं कह पाई, उन्हें इस डायरी में लिखकर अपने मन का बोझ हल्का कर लेगी। रागिनी को शादी के बाद का अपना पहला दिन याद आ रहा था। चारों तरफ उसकी तारीफों के पुल बन रहे थे। सभी लोग उसकी सास को कह रहे थे, अरे बहुत भाग्यवान है तू, बहुत सुंदर बहू मिली है विनय को, उसके तो भाग्य खुल गए।
सब लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे और उसकी सास भी इतराते हुए आगे चल रही थी। ऐसे ही थोड़े ना मैं अपने विनय के लिए कोई भी लड़की ले आती। और मुझे हाथ पकड़ के अंदर कमरे तक ले गई थी सासू माँ। फिर कुछ रीति रिवाजों ने दस्तूरों के बाद शाम का भोजन हो चला। उस रात को सब थक गए थे तो मुझे मेरी ननद के साथ एक कमरे में रात को सोने भेज दिया था। दूसरे दिन सुबह भी कुछ पूजा होनी थी, सो रागनी जल्दी सुबह उठकर तैयार हो गई। उसे माँ की कई सारी बातें याद आ रही थी। उसकी माँ ने कहा था कि सुबह सबके उठने के पहले उठ जाना और नहाकर तैयार हो जाना, तो रागनी ने भी ऐसा किया। दूसरे दिन पूजा पाठ कुछ पूजन चलती रही। दिन भर संगीत की धुन से थिरकती रही। फिर देवी पूजन के समय विनय जी से मिलना हुआ। विनय धीरे से देखकर मुस्कुराए। मुझे बोले नींद आ रही थी रात को। रागनी ने थोड़ा शर्मा कर हाँ में सिर हिला दिया। फिर पूजन के बाद घर वापस आए। बस यूं ही शादी वाले घर का माहौल आगे बढ़ता रहा। फिर सब हंसी ठिठोली करने लगी थी। अरे आज तो दूल्हे राजा के साथ पहली रात है, और सब मुझे छेड़ रहे थे। मेरी ननद ने मुझे तैयार करके मेरे कमरे में भेज दिया। कमरे में दरवाजे के दाएं तरफ एक बड़ा सा बेड रखा हुआ था और दरवाजे से बाईं तरफ एक बड़ा सा सोफा, इतना आलीशान सोफा जैसे शायद फिल्मों में होता है। सोफे के सामने एक बड़ा सा ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ था। बिस्तर पूरा फूलों से भरा पड़ा था। बिस्तर को मोगरे की लड़ियां चारों तरफ से घेरी हुई थी। दीवारों पर पूरे गुलाब के फूल लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि मानो दीवार की गुलाबों की हो। बेड के सामने लगे एसी ने कमरों को कश्मीर सा बना दिया था। थोड़ी देर के लिए तो रागनी ठिठक सी गई थी कमरा देखकर। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका अपना कमरा इतना खूबसूरत होगा। वो बार बार अपने भाग को सराहती और विनय के ख्यालों में खो जाती। रागनी के दिल में मानो एक अजीब सी हलचल चल रही थी, जैसे अंदर एक ट्रेन सी भाग रही हो। रागनी की धड़कनें बढ़ा दी थी। विनय ने धीरे से दरवाजा खोला और देखकर मुस्कुराया। ठीक हो? रागनी से पूछा। रागनी ने हाँ में सिर हिला दिया। वो बहुत तेज घबरा रही थी। विनय ने आते ही पूरा कमरा छान मारा, कहीं बिस्तर के नीचे, कहीं बाथरूम में। रागनी ने पूछा कि आप क्या कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? विनय ने कहा नहीं, मुझे लग रहा था कि कहीं भाभी या बहनों ने मिलकर कुछ मजाक ना बना के रखा हो कमरे में, या कोई छुपा ना हो, बस वही चेक कर रहा था। विनय हंसा और जाकर सामने सोफे पर बैठ गया। रागनी को अचानक से याद आया कि उसकी ननद ने उसे बोला था कि जब विनय जी कमरे में आए तो उनके पैर छू लेना, और सिंदूर की डिब्बी रखी है तो उससे मांग में सिंदूर भरवा लेना। रागनी ने सिंदूर की डिबिया को विनय की ओर आगे बढ़ाया। विनय ने तिरछी नजरों से इशारे से पूछा क्या हुआ? रागनी ने कहा दीदी ने कहा था कि आपसे मांग भरवानी है, शगुन होता है। विनय ने सिंदूर की डिबिया को हाथ में लेकर रागनी को पास बुलाया और रागनी की मांग भर दी और फिर पूछा और कुछ भी कहा है क्या दीदी ने शगुन करने के लिए, या बस इतना ही? फिर विनय ने सिंदूर को सोफे के बगल में रखी हुई साइड में मेज पर रख दिया। फिर रागनी ने विनय की तरफ दूध का गिलास बढ़ाया। विनय ने कुछ असहज होते हुए रागनी से कहा रागनी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रागनी ने कहा जी कहिए। विनय ने दूध के गिलास को साइड की मेज पर रखते हुए कहा थोड़ा मेरे पास आओगी? रागनी कुछ शर्माई सी विनय की तरफ आगे बढ़ी। विनय ने रागनी का हाथ पकड़कर उसे पास में सोफे पर बैठाया। रागनी से विनय ने कहा रागनी, तुम बहुत खूबसूरत हो, इसमें कोई शक नहीं है, और मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मुझे पहली नज़र में ही तुम बहुत भा गई थी। पर विनय ने थोड़ा नज़रें चुराते हुए रागनी से कहा पर क्या विनय जी? रागनी ने विनय से पूछा। विनय ने रागनी के हाथों से हाथ अलग करते हुए रागनी से कहा रागनी, तुमसे मिलने से पहले मैं किसी और से प्यार करता था। मैं कुछ साल बहुत परेशान रहा। मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहता था, पर मम्मी पापा की जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा, और फिर घर वालों ने मुझे तुमसे मिलाया। तुम्हें देखकर मन को एक अजीब सा सुकून मिला। ऐसा लगा जैसे तुम मेरे बैरंग जीवन को फिर से खुशियों से भर दोगी। फिर विनय ने थोड़ा सा चुटकी लेते हुए कहा लगता है माँ ने मेरे लिए इसलिए इतनी सुंदर लड़की ढूंढी कि शायद मैं तुम्हें देखकर उसे भूल जाऊंगा, पर मुझे थोड़ा और समय चाहिए रागनी। रागनी के ऊपर जैसे मानो बिजली गिर पड़ी हो। रागनी ने विनय से कहा आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? तब विनय ने कहा कि शायद हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था तुमसे ये सब कहने की,
पर मेरा यकीन मानो रागिनी, मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करूँगा, तुम्हारे साथ कभी कोई अन्याय नहीं करूँगा। मैं तुम्हें पत्नी होने का पूरा अधिकार दूंगा और उतना ही प्रेम और उतना ही सम्मान दूंगा। मैं जानता हूँ कि मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, पर फिर भी मैं तुमसे माफ़ी की उम्मीद करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। विनय ने दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहा, मुझे थोड़ा और समय दे दो, तब तक हम दोनों दोस्त की तरह जीवन समय बिताएंगे। रागिनी ने अपने आप को संभालते हुए कहा, जी जैसा आपको ठीक लगे, बस एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो रागिनी, विनय ने कहा। रागिनी ने पूछा, क्या अभी भी आपकी ज़िंदगी में वो शामिल है? विनय ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, अब तो उसकी शादी हो चुकी है, उसका मेरी ज़िंदगी में होने का कुछ सवाल ही नहीं उठता है। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा रागिनी, शादी का रिश्ता विश्वास का रिश्ता है। तो मैं चाहता था कि तुम्हें मेरे बारे में, मेरे अतीत के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, ताकि आगे चलकर यदि तुम्हें किसी और से मेरे बारे में कुछ पता चले तो तुम्हें मुझ पर शक ना हो। मुझे माफ़ कर देना रागिनी। रागिनी, यदि तुम्हारा कुछ अतीत हो तो तुम भी मुझसे शेयर कर सकती हो, मैं उस चीज़ को माइंड नहीं करूँगा, क्योंकि जब मेरा अतीत हो सकता है तो हर व्यक्ति का अतीत हो सकता है। तुम बेफिक्र होकर मुझसे कह सकती हो। रागिनी ने भरी आंखों से कहा, नहीं विनय जी, मेरा कोई अतीत नहीं था। मेरे अतीत, मेरा वर्तमान और मेरा भविष्य सिर्फ आप ही हैं, और आपने मुझसे जो थोड़ा समय मांगा है वो मैं आपको ज़रूर दूंगी। बचपन से सुनती आई हूँ कि बेटी जब घर से निकलती है, ससुराल को जाती है, तो उसी घर से उसकी अर्थी निकलती है। शायद यही सोच मेरे मन पर हावी थी, तो सोचा था कि अपना पहला प्यार भी मैं अपने पति से ही करूँगी। बस यही सोचकर कभी कदम नहीं बहके। आंखों से लुढ़क कर गाल पर आते हुए आंसुओं को रागिनी ने पोंछा और कहा, आप निश्चित रहिए, आराम कीजिए, थक गए होंगे। रागिनी उठकर जाने को हुई तो विनय ने हाथ पकड़कर उससे कहा, रागिनी थैंक यू मुझे समझने के लिए। और हाँ, मैंने जो कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, वो मैंने दिल रखने के लिए नहीं कहा। मैडम, तुम वाकई में बहुत खूबसूरत हो। विनय उठा और रागिनी को एक बार जोर से गले लगा लिया और फिर से बोला, थैंक यू रागिनी मुझे समझने के लिए। मैं तो बहुत घबरा रहा था कि पता नहीं तुम किस तरह रिएक्ट करोगी। अच्छा हुआ रागिनी तुमने मुझे समझा, वरना मैं वापस हैदराबाद बहुत भारी मन से जाता। रागिनी ने थोड़ा रुकते हुए पूछा, हैदराबाद? हैदराबाद कब जाना है आपको? विनय ने बोला, बस 3-4 दिन बाद। रागिनी ने कहा, और मैं? विनय ने कहा कि तुम्हें कुछ दिन यहीं रहना होगा, फिर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। इतना कहकर विनय सोफे से उठा, वो अंदर चेंजिंग रूम में गया और कपड़े चेंज करके आया और आकर बिस्तर पर लेट गया। रागिनी से बोला, चिंता मत करो, आ जाओ, सो जाओ तुम, मुझे सुबह जल्दी उठना भी है। कल सुबह मार्केट जाना है, कुछ सामान भी लेकर आना है। वापस बाहर जाने के लिए रागिनी धीरे से अपना सर पर ढका हुआ पल्ला हटाया और बालों में लगी मोगरे के गजरे को अलग करने लगी। फिर उसने कान के बालें निकाली जो कुछ बालों में फंसे रहे थे। विनय ने कहा, मैं मदद कर दूं? रागिनी ने कहा, नहीं मैं कर लूँगी, आप सो जाइए। रागिनी कुछ हद तक अपने आंसुओं को विनय से छुपाना चाह रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं विनय उसे रोते हुए ना देख ले। वो जब तक चेंजिंग रूम से कपड़े चेंज करके बाहर आए तब तक देखा तो विनय सो चुके थे। वो ये सोच रही थी कि क्या यही उसके जीवन की नई शुरुआत है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है क्या गलत। शादी के बाद उसकी पहली रात ऐसी होगी, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो विनय को जानती ही नहीं। इसी कसमकस में उसकी पूरी रात आंखों में कट गई। एक तरफ वो सोचती कि विनय ने विश्वास नहीं तोड़ा, उससे पहले ही सब कुछ सच सच बता दिया, और दूसरी तरफ उसका मन भारी हो रहा था कि ये सब उसे शादी के पहले क्यों नहीं पता चला। पति के प्रेम को लेकर उसने कितने अरमान सजाए हुए थे, वो सभी अरमान उसके आंसुओं से धुल गए थे। ये मन की पीड़ा किससे कहे? माँ या पापा से कहेगी तो वो बहुत दुखी हो जाएंगे। कितने अरमानों से उन्होंने मेरी शादी की है। रागिनी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रागिनी ने विनय की तरफ पीठ कर लिया ताकि विनय को उसके आंसू न दिखाई दे जाए। आंसुओं को बार बार पोंछती जाती रागिनी फिर आकर बिस्तर के एक कोने पर सुबह होने का इंतजार करती रही। उसका मन तो हो रहा था कि वो तुरंत ही अपनी माँ के पास वापस चली जाए, पर उसे माँ की कही हुई एक बात याद आ गई।
माँ ने शादी के पहले उसे एक दिन कहा था कि बेटा, यदि कभी पति कुछ कहे तो बुरा मानकर घर छोड़कर मत चली आना। पति के आगे स्वाभिमान को कभी आगे मत लाना, तभी रिश्ते चलते हैं। लड़कियों को हर जगह सुनना ही पड़ता है, तो थोड़ा रिश्तों को सहेज कर चलना। माँ थोड़ा रुक कर फिर दोबारा बोली, इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ या पिताजी तुम्हारे साथ नहीं है। तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो तुम बेफिक्र होकर मुझसे ज़रूर कहना, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। बस तुम अपनी तरफ से कोई गलत काम नहीं करना जिससे तुम्हारे पिताजी का सर नीचा हो जाए। रागिनी ने विनय की ओर पलट कर देखा। फिर वो सोचने लगे कि विनय जी अभी मुझसे शायद उतना प्यार नहीं करते हैं, पर मैं उनके जीवन में इतना प्यार भर दूंगी कि उन्हें अपने आप ही मुझसे प्यार हो जाएगा। वो सोचने लगे कि कल सुबह से वो अपने जीवन की एक नई शुरुआत करेगी और पुरानी बातों को अपनी नई जिंदगी में बिल्कुल भी सामने नहीं आने देगी। बस यही एक उम्मीद लेकर वो बिस्तर पर सर को पीछे की तरफ दीवार से लगाकर बैठ गई। सुबह 5 बजे का अलार्म बजा तो जाकर उसकी सुध टूटी। वो जल्दी जल्दी उठी और नहा धोकर तैयार हो गई। उसे साड़ी पहनने में कुछ वक्त सा लग रहा था और कमरे की कुछ खटपट से विनय की नींद खुली। विनय ने कहा, अरे तुम इतनी जल्दी तैयार हो गई? रागिनी ने कहा, जी। विनय उठकर बाथरूम की तरफ जाने को हुआ, तभी रागिनी ने झुककर विनय के पैर पड़े। उसे लगा कि शायद विनय उसे हाथों से पकड़कर ऊपर उठाएंगे, पर विनय किनारे से आगे बढ़ गए। रागिनी कमरे से बाहर जाने के पहले विनय के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही विनय कमरे में वापस आए, रागिनी ने विनय की तरफ बढ़कर उसे गले लगाने की कोशिश की। विनय ने एकदम झटका मारकर उसे अपने आप से दूर कर दिया और जोर से बोला, रागिनी, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। और एक बात और ध्यान से सुन लो रागिनी, हम सिर्फ अच्छे दोस्त की तरह रह सकते हैं। मेरा फिजिकल रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो प्लीज़, जब तक मैं तुम्हारे पास ना आऊँ, प्लीज़ मुझे फोर्स मत करना। और इतना कहकर विनय वापस बेड पर आकर सो गए। रागिनी की आंखें भर आई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये अचानक क्या हो गया। रागिनी के जीवन में पति प्रेम के लिए यह संघर्ष कब तक जारी रहेगा, जानने के लिए अगला भाग जरूर पढ़ें।